नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज़ में। दोस्तों, ये नई कहानी है पुनर्विवाह। एक बार आपने पुनर्विवाह एक कहानी और पढ़ी है, लेकिन ये कहानी उससे अलग है। बहुत ही अच्छी कहानी है, ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए इस नई कहानी के पहले पार्ट को शुरू करते हैं। अरे जगजीत, जरा दाई को बुला के ले आ। बहू के पेट में दर्द हो रहा है। थोड़ा जल्दी जा, बहुत परेशान हो रही है बहू। जगजीत सिंह की मां ने उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहा। जगजीत सिंह ठाकुर खानदान का इकलौता बेटा और सदैव अपनी मूछों पर ताव लगा के रहता था। गांव में ठाकुर जगजीत सिंह की अच्छी खासी जमीन है। 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पहले से ही है ठाकुर जगजीत सिंह के। और अब ठाकुर जगजीत सिंह चाहता है कि उसके एक और बेटा हो। ठाकुर जगजीत सिंह की पत्नी गर्भवती है और आज उसे प्रसव पीड़ा हो रही है। ठाकुर जगजीत सिंह अपनी जीप निकालता है और दाई माँ को बुलाने के लिए जाता है, जो कि उन्हीं की हवेली के लगभग 1 किलोमीटर दूर रहती है। ठाकुर सोचता है, यदि उसे पैदल बुलाने जाऊंगा तो आने में बहुत समय लगेगा। इसलिए ठाकुर जगजीत सिंह अपनी जीप लेकर दाई माँ को लेकर आ जाते हैं। दाई माँ अंदर जाती है और बहू को देखती है। अच्छी तरह से देख लेने के बाद दाई माँ कहती है, बड़ी ठकुराइन, बहू को बच्चा होने ही वाला है। आप जल्दी से तैयारियां कर लें। पहले एक गिलास गर्म दूध बहू को पिला दें और मेरे लिए गर्म पानी कर ले। तब तक मुझे थोड़ा सा तेल दे दे और एक साफ कपड़ा और एक नई ब्लेड। बड़ी ठकुराइन घबराती हुई सी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें जो भी दाई माँ ने बताई थी इकट्ठा कर रही है और दाई माँ से कहती हैं, दाई माँ, बहू बहुत समय से परेशान हो रही है। लगभग 2 घंटे हो गए हैं। अब मुझे लगने लगा कि शायद अब तुम्हें बुलाने का समय आ गया है, इसलिए मैंने जगजीत को तुम्हें बुलाने के लिए भेज दिया। आपने बहुत सही किया बड़ी ठाकुराइन। बस बच्चा बहुत नीचे आ चुका है। आप जल्दी से सारा सामान दे दीजिए, बच्चा बस होने ही वाला है। इतने में बाहर से जगजीत सिंह की आवाज़ आती है, दाई माँ, बेटा ही होना चाहिए। एक बेटा है, एक और हो जाएगा। वो कहते हैं ना, एक आंख का क्या देखना। दाई माँ अंदर से आवाज़ देती है, ठाकुर साहब, बहू के पेट में जो है वो हो जाएगा। लड़का हो या लड़की, मेरे हाथ में नहीं है। ये तो सब परमात्मा के हाथ में है। वैसे तो हम भी यही चाहते हैं कि बेटा ही हो, और यही दुआ करते हैं कि आपका बेटा ही हो और आप और आपका परिवार खूब फले और फूले। ठाकुर साहब, इसमें ही तो हमारा भी भला है। अरे दाई माँ, आप चिंता ना करो। अगर लड़का हो गया तो पूरे 1,000 मेरी तरफ से आपको भेंट। ठाकुर साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। तभी ठकुराइन को जोर से दर्द आया और दाई माँ ठकुराइन से हिम्मत रखने की कहती है। बड़ी ठकुराइन बहू के हाथ में मालिश करती है और कुछ ही देर में बच्चे के रोने की आवाज़ बाहर तक सुनाई देती है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर ठाकुर जगजीत सिंह दौड़ते हुए गेट के पास आते हैं और गेट के पास खड़े होकर पूछते हैं, माँ, आ गया तेरा दूसरा पोता? बड़ी ठकुराइन कहती है, क्या रे जगजीत, क्या सारे दिन बेटा बेटा करता रहता है? बेटियां क्या बेटों से कम है क्या? तभी धीरे से दाई माँ कहती है, बड़ी ठकुराइन, बेटी हुई है। दाई माँ की बात सुनकर ठकुराइन कहती हैं, तो क्या हुआ, बेटी हुई है तो? बेटी भी तो एक दिन अपने घर चली जाएगी। कौन सा बेटियां हमारे घर चारपाई डालकर बैठी रहेंगी सारी उम्र? जब बुलाएंगे तब आएंगी बेचारी। बेटियों से ही घर आंगन खुशियों से भरता है। मुझे तो बेटियां बहुत प्यारी है। तभी बाहर से ठाकुर जगजीत सिंह बुझी सी आवाज में कहता है, क्या माँ, बेटा नहीं हुआ? जगजीत, तू बाहर जाकर बैठ आराम से। एक बेटा है तेरे, तू दूसरे बेटे के लिए इतना उतावला क्यों है? पर माँ, बेटा भी तो एक ही है, बेटियां दो दो। अरे तो क्या हो गया, 2 बेटियां हो गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया? तू भी तो एक ही है, तेरे भी एक ही बेटा है, इसमें क्या बुरी बात है? इतना सुनकर ठाकुर जगजीत सिंह धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ बरामदे में जाकर बैठ जाता है और वहीं बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगता है। ठाकुर जगजीत सिंह चाहता था कि उसके 2 बेटे हों और इसी चाहत में तीसरा बच्चा किया था।
वरना उसकी माँ ने तो साफ कह दिया था कि 2 बच्चे ही काफ़ी हैं। बड़ी ठकुराइन काफ़ी सुलझी हुई और समझदार महिला थी। ठाकुर जगजीत सिंह के पिता उनके बचपन में ही गुजर गए थे। बड़ी ठकुराइन ने अकेले ही अपने दोनों बच्चों, एक बेटी और एक बेटे को बड़े ही शालीनता के साथ पाला था। उन्हें कभी भी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी कि उनके घर में उनके पिता नहीं है। हालांकि उनके लिए ये जीवन बहुत आसान नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने बहुत तरह के संघर्षों के बावजूद अपने बच्चों की अच्छी परवरिश दी। बड़ी ठकुराइन ने अपनी सास से बहुत सी यातनाएं सही। समाज से भी उनको ज़्यादा कुछ सहयोग नहीं मिला, परंतु फिर भी समाज के तिरस्कारों से वो काफ़ी कठोर होती चली गई और अपने दम पर अपने बच्चों को बड़ा किया। जब दाई माँ जाने लगी तो बड़ी ठकुराइन ने उन्हें एक साड़ी और 100 रुपये देते हुए कहा कि अभी के लिए तो तू ये ले जा, बाकी रोज बच्चे और बहू को निल्हाने और मालिश करने के लिए आएगी तो महीने के अंत में तुझे तेरी भेंट मैं और दे दूंगी। दाई माँ ठाकुर जगजीत सिंह के पास से होकर जब जाने लगी तो ठाकुर जगजीत सिंह ने मुंह फेर लिया। ठाकुर साहब, ये मेरे हाथ में थोड़े ही था। बेटा हो या बेटी, यह तो परमात्मा की कृपा है। जो उनके पेट में था मैंने तो बस उसे जन्म दिलवाया है। जन्म देने वाले तो ऊपर वाले होते हैं। ठाकुर जगजीत सिंह ने कुछ नहीं कहा और वह मुंह फेरे हुए ही बैठे रहे। दाई माँ वहां से चली गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 1 महीने तक दाई माँ ठकुराइन और बच्ची की रोज मालिश करने आई। 1 महीने बाद बड़ी ठकुराइन ने उन्हें 200 रुपये और कुछ कपड़े, मिठाइयाँ आदि देकर उनको विदा कर दिया। अब बड़ी ठकुराइन छोटी ठकुराइन का बहुत ध्यान रखती। उन्हें वह लड़की इतनी प्यारी लगती कि वह बस सारे दिन उन्हीं के साथ खेलती रहती थी। वो इतनी सुंदर थी, एकदम सोने जैसी, इसलिए बड़ी ठकुराइन ने उसका नाम कंचन रखा। एक पोती और भी थी, परंतु यह सबसे छोटी पोती इतनी सुंदर थी कि बड़ी ठकुराइन उसे हमेशा अपने पास ही रखती थी। देखते ही देखते कंचन पैरों के बल चलने लगी, लेकिन ठाकुर साहब का उस पर ज्यादा मोह नहीं था। बड़ी ठकुराइन कंचन को कंचन कम और छोटी के नाम से ज्यादा बुलाती थी। कहती थी कि बस अब ये ही घर में सबसे छोटी रहेंगी। जगजीत, तू और बच्चों की जिद नहीं करेगा। साफ रंगत और बड़ी बड़ी आंखों वाली मासूम सी कंचन बरबस ही सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती। खेलते कूदते शरारत मस्तियों के बीच वह 10 साल की हो गई। साथ ही उसने 5वीं क्लास भी पास कर ली। इसके आगे ना उसका पढ़ाई करने का मन हुआ और ना ही परिवार वालों ने पढ़ाना जरूरी समझा। गांव में एक कहावत है, बेटियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, आखिर संभालना तो उन्हें चूल्हा चौका ही है। स्कूल छूटने के बाद उसका अधिकतर समय पेड़ों पर खेलने और झूला झूलने में निकल जाता। सारा दिन झूला झूलते पेड़ों पर मटर गश्ती करना और कभी कभी सहेलियों के साथ नदी पर नहाने निकल जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। सारा दिन किशन काका के बाग में जामुन और कैरी तोड़ने में ही पूरा दिन निकल जाता। इस सब के बीच कब 2 साल और निकल गए उसे और घर वालों को पता ही नहीं चला। कभी कभी माँ गुस्सा जरूर करती, सारे दिन उठपटांग खेलती रहती हो, कभी थोड़ा घर गृहस्थी भी सीख लो, तुम्हारे साथ ससुराल हम थोड़े ही जाएंगे, वहां जाकर हमें ही गालियां सुनवाओगी कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। इस पर दादी माँ यानी कि बड़ी ठकुराइन झिड़क कर कहती, बहू, क्यों सारे दिन बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो। अभी खेल खा लेने के ही तो दिन है, खेल खा लेने दो। यही दिन है उसके खेलने और खाने के, फिर तो ससुराल जाना ही है। क्या पता कौन कैसा ससुराल मिले। पर माँ जी, इसकी उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है, वो गृहस्थी संभालने लग जाती हैं और इसे बिल्कुल भी सहूर नहीं है। एकदम से ससुराल का बोझ कैसे उठाएगी। माँ चिंतित आवाज में उत्तर देती, तुझे याद है जब तू ससुराल में आई थी तब तू 13 साल की थी, तुझे कुछ आता था क्या। तूने भी तो सब कुछ संभाल लिया ना, वो भी कितने अच्छे से। तो ये भी संभाल लेगी। जब जिम्मेदारी सिर पर आती है तो बच्चे अपने आप समझदार हो जाते हैं। तू चिंता ना कर, वो समय आएगा
तब सब कर लेगी। और फिर रत्ना के ससुराल से आज तक कोई शिकायत आई? उसने भी तो सारा ससुराल संभाल रखा ही है ना। रत्ना कंचन की बड़ी बहन है, जिसकी शादी भी 14 बरस की उम्र में ही कर दी गई थी। इसके बाद माँ के बोलने की कोई हिम्मत नहीं होती, और ना ही कभी उसने माँ की बात को इससे आगे सुनना जरूरी समझा। उनकी बात पूरी होने से पहले ही वो भागकर बाबूजी के पास पहुंच जाती, या फिर दादी के पास छिप जाती। दादी की कहानियों के बिना तो उसे नींद ही नहीं आती थी। पर कहते हैं ना, जिंदगी सुख और दुख का मिला जुला संगम है। जिंदगी में धूप छाया आती जाती रहती है, परंतु उसके नसीब में बदनसीबी की काली छाया लिखी थी। 2 बरस बाद ही 14 की होने से पहले ही उसकी शादी तय हो गई। जब शादी हुई, वह शादी का मतलब भी नहीं समझती थी। कुछ दिन के बाद ही शादी की रस्में शुरू हो गई। लगन, हल्दी की रस्मों के बाद तय दिन बारात भी आ गई। शादी की सारी रस्मों रिवाजों से उसने ऊँगते अलसाते हुए पूरा कर दिया। जैसा सब कहते, वो वैसा ही करती गई। उसे न शादी में खुशी थी और न ही कोई गम। यह सब उसके लिए गुड़ियों के खेल से ज्यादा कुछ भी नहीं था। सारे विवाह संस्कारों के बाद जब विदाई का समय आया, तब उसे अपनी जिंदगी बदलने का एहसास हुआ। घर से अलग होने के डर से वो कांप उठी। अपनी माँ से गले लगकर चीख पड़ी, नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे माँ, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। परंतु बेटी तो पैदा ही दूसरे घर के लिए होती है। उसके भाई ने जैसे तैसे गोद में उठाकर उसे विदा किया। रोती कलपती कंचन अपने ससुराल पहुंच गई। उसके बाद तो जैसे भगवान ने उससे मुंह ही मोड़ लिया हो। वह अपने कोठरी नुमा कमरे में बिस्तर पर पेट के बल लेटी न जाने किन ख्यालों में गुम मुस्कुरा रही थी। यह मुस्कुराहट बहुत कम कभी कभी ही उसके चेहरे को देखने को मिलती थी। जिस दिन वह घर में अकेली हो, उस दिन उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। एकांत में अपनी तन्हाइयों के साथ ही सही, वह थोड़ा खुश होकर अपनी जिंदगी जी लेती। आज का दिन भी उसके लिए त्योहार जैसा ही था। घर के सभी लोग पड़ोस में हो रहे किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे। निमंत्रण तो सारे परिवार का था, परंतु किसी भी शुभ कार्य या विवाह समारोह में उसका जाना वर्जित था। इसलिए आज वह घर में अपनी तन्हाइयों के साथ 2-4 पलों की खुशियों को ही जी लेना चाहती थी। उसकी घनी काली कुंतल राशि उसके कमर और पीठ पर लहरा कर ऐसे अटखेलियां कर रही थी, जैसे आज की स्वतंत्रता को वह भी जी लेना चाहती हो। अन्य दिनों उनको भी जूड़े में बंधे रहना पड़ता था। जब कभी ये केस उसके चेहरे पर आ जाते, तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते, जिसकी खूबसूरती यह और भी बढ़ा देते थे। उसका खूबसूरत दिखना उसके लिए वरदान नहीं, अभिशाप था। क्योंकि वह विधवा जो थी, एक ऐसी विधवा जिसे सुहागन होने का मतलब भी नहीं पता था। पता भी कैसे होता? सिर्फ 5 दिन के लिए ही तो वो सुहागन बनी थी। सिर्फ 5 दिन। यह ख्याल आते ही उसकी सूनी बंजर पड़ी काली आंखों में आंसू की कुछ बूंदें उसकी कनपटी को भिगोती हुई नीचे टपक पड़ी। होठों की मुस्कुराहट की जगह दुख और अवसाद ने ले ली। इसके साथ ही वह अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई, डूबती चली गई। उन दिनों जब वह भी औरों के जैसे हंसती खेलती थी, जब उसका भी एक नाम था, कंचन। आजकल उसे सब विधवा ही कहते हैं, पर उसे सब प्यार से छोटी ही बुलाते थे। जब विवाह के बाद ससुराल आई, तो ससुराल में सभी खूब लाड़ लड़ाते। सारा दिन मेवा मिष्टान तस्तरी में उसके पास पड़े रहते। पर कंचन को तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। उसकी पसंद की रबड़ी की कटोरी को वो आंख फेर कर भी नहीं देखती। मेवा मिष्टान रबड़ी पूरी, कुछ भी उसे फूटी आंख नहीं सुहाता। स्वच्छंद आसमान में पंख पसार के उड़ने वाली चिड़िया को पिंजरे का मीठा फल मीठा पानी भी रास नहीं आता। वही हाल कंचन का भी था। सासू माँ बलैया लेती ना थिकती थी। जो भी देखता
कंचन के रूप की प्रशंसा किए बगैर रह ही नहीं पाता था। पड़ोसन उसकी सास को बोलती, रे सीमा की माँ, कहाँ से ढूंढ कर लाई हो ऐसी रूपवान बहू। तब तक दूसरी पड़ोसन बोल पड़ती, रे बहू की कोई और बहन हो तो हमारे लड़के का भी ब्याह करवा दो। बस बहू ऐसी ही होनी चाहिए, एकदम सुथरी। कंचन सिकाया। बेचारी कंचन नए घर, नए माहौल में शरमाई संकुचाई हुई सी एक कोने में बैठी रहती थी। जिंदगी में आए इस परिवर्तन से जहां उसके साथ रिश्ते नाते पीछे रह गए थे, वहीं कुछ रिश्ते उसे मिले भी थे। नए रिश्तों में उसे एक नया रिश्ता नई दोस्त के साथ मिला था, उसकी छोटी ननद, जो उसकी हम उम्र ही नहीं बल्कि उसी की जैसी थी। चंचल, चपल, हवाओं के साथ उड़ने वाली। एक जगह तो जैसे उसके पैर टिकते ही नहीं थे। परंतु नई दोस्त जैसी भाभी मिलने से उसकी जिंदगी में भी थोड़ी स्थिरता आ गई थी। दोनों बैठ जाती तो घंटों बतियाती रहती। उन दोनों के घुलने मिलने से सासू माँ भी कंचन की तरफ से थोड़ा निश्चिंत हो गई थी। अब सभी को वो जानने लग गई थी, पर जिसके साथ बंद कर वो यहाँ तक आई थी, उसकी अभी तक उसने एक बार भी शकल भी नहीं देखी थी। एक दिन दोपहर में मौका देखकर ललित सिंह, उसका पति, उसके कमरे में आ गया। दूसरों के मुंह से अपने पत्नी की इतनी बड़ाई सुनकर वह बहुत खुश होता था। उसका मन भी अपनी पत्नी को देखने को मचल रहा था। इसलिए मौका मिलने पर वह अपनी पत्नी को देखने का मोह न छोड़ पाया। जब उसने कंचन को देखा तो वो एकटक उसे देखता ही रह गया। आय हाय, कितनी सुंदर हो तुम, उसके मुंह से बरबस ही निकल गया। उधर कंचन शर्म के मारे गर्दन नीचे झुकाए पैर के अंगूठे से जमीन खुरसती खड़ी रही। एक बार भी गर्दन उठाकर ऊपर देखने की हिम्मत हुई ही नहीं उसकी। वह लाख कहता रहा, कंचन हमारी तरफ देखो, तुम हमारी दुल्हन हो। मगर कंचन को तो जैसे कोई सुनाई ही नहीं दे रहा था और ललित उसकी शर्म को अकड़ समझकर पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया था। उसके अगले दिन ही कंचन के भाई उसे पग फेरे के लिए लेने आ गए और वह खुशी खुशी वापस चली गई अपने मायके, अपनी माँ के पास। उसके आने के बाद ही अगले दिन आई थी एक मनहूस खबर, जिसने उसकी जिंदगी के सारे रंग छीन कर विधवा की सफेद साड़ी ओढ़ा दी थी, कालिख पोत दी थी उसके मेहंदी लगे हथेलियों पर। हंसते खिलखिलाते परिवार में अचानक से मातम पसर गया था। आनन फानन में कंचन को लेकर सभी उसके ससुराल पहुंच गए। जिस घर में कल तक ढोलक की मधुर ध्वनि और मंगल गीत सुनाई दे रहे थे, वहीं आज करुण क्रंदन और चीख पुकार मची हुई थी। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। कोई किसी को संभालने वाला नहीं था और ना ही इस स्थिति में था। बेचारी कंचन, वह तो चेहरा भी नहीं देख पाई थी अपने हमसफर का, और वह उसे छोड़कर जा चुका था हमेशा के लिए। दाह संस्कार के बाद उसके माता पिता दिल पर पत्थर रखकर अपनी मासूम सी बेटी को वहीं छोड़कर वापस चले आए थे। एक दिन पहले उसे कितने चाव से सजाया था उसकी जेठानी और ननद ने। आज वही लोग उसके शरीर से एक एक कर सुहाग की निशानियों को मिटा रहे थे। चूड़ियों को तोड़कर, मांग के सिंदूर को रगड़कर पोंछ दिया गया। रंग बिरंगे कपड़ों की जगह सफेद साड़ी पहना दी गई। जिस कंचन की कल तक सब तारीफ करते ना थकते थे, आज वही सब उससे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ कंचन ही है। वह मासूम सबकी नजरों में गुनहगार बन गई थी। मकान के पिछले भाग में एक पुरानी कोठरी बनी हुई थी, वहां लाकर उसे बिठा दिया गया। जिस कंचन के पास से कल तक भीड़ कम नहीं हो रही थी, आज वह एकदम अकेली उस कोठरी के कोने में सिर को दोनों घुटनों में छिपाए डरी सहमी बैठी थी। वह कब तक इसी स्थिति में बैठी बैठी सो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह जब उसकी नींद टूटी तो उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। आंखें लगातार रोने से सूज चुकी थी। खड़े होने से टांगे कांप रही थी। पपड़ी पड़े होठों को
जीभ से थोड़ा तर करके खुद को किसी तरह समेटकर लड़खड़ाते कदमों से वह कमरे से बाहर आई। उसको देखते ही सासू माँ चीख पड़ी, कह दो इस मनहूस से अपने कमरे में चली जाए। माँ, मुझे भूख लगी है, वह कातर स्वर में बोली। मेरे बेटे को खा गई, अब भी तेरा पेट नहीं भरा, अब क्या मुझको भी खाएगी डायन। अविरल अश्रुधारा बह निकली उसकी आंखों से। अपनी रही सही हिम्मत को किसी तरह बटोर कोठरी में पहुंचते ही किसी कटे पेड़ की तरह वो बिस्तर पर ढह गई थी। दोस्तों, ये कहानी का पहला पार्ट है। जानते हैं अगले पार्ट में कि अब कंचन के जीवन में किस तरीके का भूकंप आता है। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके किए हुए कमेंट हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।